हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि अब तक जितनी भी वीडियो मैंने डाली हैं वो सभी आपने देख ली होंगी और अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और हम पढ़ रहे हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हम पीछे की दो वीडियो में डाल चुकी हूँ देवनागरी लिपि के ऊपर। देवनागरी जो हमारी लिपि है उस पर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। एक इसमें ये था कि आज़ादी के बाद या उससे पहले भी आप ये मान सकते हो कि हमारी देवनागरी लिपि के अंदर समय समय पर जो भी सुधार हुए हैं और देवनागरी लिपि के अंदर जो सुधार करने के लिए जो संस्थाएं आगे आई, जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, देवनागरी का प्रचार और प्रसार किया, वो सब मैं अपने पीछे की वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। देवनागरी लिपि से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पर 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ और आज हम आए हैं एक तीसरी वीडियो और लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान के अंदर संविधान से बना है हमारा संवैधानिक। तो आज हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। जब हमारा संविधान बना हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उन सब के सामने एक प्रश्न था कि राजभाषा का दर्जा हम किसे दें, कौन सी भाषा को दें। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ये सभी ने, जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी एक कमेटी थी, एक सभा थी जिसमें कुछ सदस्य थे, तो उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम हिंदी को ही अपनी राजभाषा बना देते हैं। देखो, 2 शब्द आते हैं हमारे पास, एक राजभाषा और दूसरा आता है राष्ट्रभाषा। दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोनों में क्या फ़र्क है? राजभाषा तो वह भाषा होती है जिसमें हमारे राज कार्य यानी कि प्रशासनिक कार्य, जो हमारे दफ्तरों में, हमारे कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा वह भाषा कहलाती है जिस भाषा के माध्यम से अधिक लोग आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और हमारी राजभाषा भी हिंदी है। तो आई होप आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा में आपके कार्यालय से संबंधित काम होते हैं, वो हमारी राजभाषा कहलाती है, और देश के अधिकतर लोगों से संपर्क स्थापित करने वाली या संपर्क करने वाली जो भाषा होती है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारी जो राजभाषा है, हम संविधान में इसको हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ये बात आप याद रखेंगे। इसलिए इसने 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बता देते हैं कि हमारा जो संविधान बना उसके कौन से अनुच्छेद में, कौन सी धारा में और हिंदी के बारे में क्या कहा गया है। ये हमारा कहलाता है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एस्टेट हो, टीजीटी, पीजीटी। पिछली बार टीजीटी एस्टेट में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा वो है जो मैं लास्ट में बताऊंगी इस क्वेश्चन को, उसी का एक टॉपिक भी मैंने ले रखा है उसी से रिलेटेड। तो आज हम ये हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा संविधान बना, संविधान में आपको पता है कि जो अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद है, कितनी सूचियां हैं, वो सब तो आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं नहीं, हिंदी के स्टूडेंट है, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे संविधान में शायद 395 अनुच्छेद हैं। और संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति देख रहे हैं। जो हमारा संविधान है जिसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं।
तो अगर हम भाषा की बात करते हैं तो हम 8वीं अनुसूची के अंदर बात करते हैं भाषा की। 8वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है कि जब हमारा संविधान बना था तो केवल 14 ही भाषाओं को दर्जा दिया गया था, और आज अगर हम संविधान में बात करते हैं तो लगभग 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। 14 से 22 तक के सफ़र जो है, इसमें बीच बीच में अनेक भाषाएं, अनेक बोलियों को भाषा का दर्जा मिलता रहा है और वो हमारे संविधान में ऐड होती रही हैं। लेकिन आपको सिर्फ हिंदी पर ही ध्यान देना है। अब मैं बताती हूँ हिंदी में संविधान की स्थिति क्या है। हमारे संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1, कौन सा संविधान के भाग कौन सा है? 17 अध्याय 1 की धारा कौन सी है? 343 का भी 1। ये अलग अलग बटे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। 343 से 351 तक हिंदी के बारे में कहा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार हमारे संघ की राजभाषा, संघ मतलब अपना देश, की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब जो हमारे भारतीय अंक है, एक जो आपको जो मानक हिंदी है 1 2 3 नहीं, जो वो हम पढ़ते हैं ना, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हमारे भारत संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। और राजकीय प्रयोजन मैंने बताया था अभी, राज कार्य, ऑफिस वगैरह के, दफ्तर वगैरह कार्यालयों में जो काम होता है उनके लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भी वही होगा जो हमारे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन अंकों को मान्यता दी जाएगी वही अंक हमारे कौन से होंगे? राज कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो ये सारा हिंदी में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? हिंदी के बारे में। और संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 में ये बात कही गई है। धारा के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। मतलब जब हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ था या जब बना था हमारा, तो ये कहा था कि संविधान, क्योंकि एकदम से तो हम किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते और एकदम से हम किसी चीज़ को लागू भी नहीं कर सकते। तो हमारा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अदालतों में जो काम हो रहा था वो उर्दू में हो रहा था और अंग्रेजी का भी प्रचलन था, क्योंकि प्रशासन का कार्य अंग्रेजी में हो रहा था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। तो संविधान बनने के 15 वर्ष बाद तक ये कहा था कि अभी और अंग्रेजी का काम होता रहेगा, लेकिन 15 वर्ष की अवधि के बाद हम ये सारे काम किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे। यानी कि 1965 तक हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी का वर्चस्व था वो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी ऐसे की ऐसे बना हुआ है। ठीक, ये हम संवैधानिक स्थिति पढ़ रहे हैं हिंदी की। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। ये बातें मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। आजकल आप स्कूलों में भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अंग्रेजी का बोलबाला है। वैसे अगर हम धरातल के आधार पर देखें तो बच्चों को अंग्रेजी ही सिखाई जा रही है, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो है 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में देने के लिए कहा गया है। लेकिन ये सब बातें केवल कागज़ों तक ही सीमित हैं। धरातल पर ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। संविधान में जब क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। संविधान में राजभाषा संबंधी,
मतलब हमारी राजभाषा हिंदी संबंधी जो जिक्र किया गया है संविधान में, वो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में किया गया है? 351 से 343 से 351 तक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 343 से 351, अगर आपको कोई भी अनुच्छेद दे दे, 344 दे दे, 345 दे दे और एक 352 दे दे ऑप्शन में, और 3 दे दे 343 से 351 के बीच का, और पूछ ले कि कौन सा मतलब ये अनुच्छेद हिंदी से संबंधित नहीं है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका बन सकता है। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। देखो 343 में क्या कहा गया है, 344 में क्या कहा गया है, 345 में क्या कहा गया है, 346 में क्या है, इस तरीके से करते करते हम 351 तक पढ़ेंगे। तो आपसे अनुच्छेद दे दे कि हिंदी, धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो आपसे पूछे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है, तो आपको बताना है अनुच्छेद धारा 343। ये आपको याद रखना होगा। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है, जो हमारा प्रचलन में है वही रहेगा। तो आपको 343 में 3 बात कही गई हैं, राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, और अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। 343 आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात 344 की। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अब राजभाषा जो भी आयोग बनेगा राजभाषा से संबंधित, उनके आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन से अनुच्छेद में कही गई है ये बात? 344वें अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। ठीक है, 344 में आपको याद रखना है राजभाषा आयोग और राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। बस इतना याद रखना आपको। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 43 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की बात की गई थी। 344 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। प्रादेशिक भाषाएं जो हैं हमारी प्रदेश, जो अलग अलग हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जो अलग अलग हैं, ये इन प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। कौन कौन से में? अनुच्छेद 345, 46 और 47, इन तीनों का ध्यान रखना है। अब आता है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की संख्या भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 343 में क्या है कि राजभाषा हिंदी, 343 में क्या है? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 344 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की समिति का गठन के बारे में है। 345, 46 और 47 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 348 में जो हमारे न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, संसद, हमारी पार्लियामेंट, विधानमंडल में प्रस्तुत विधायक जो हैं उनकी भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो 348 में इनके बारे में है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां, अधिनियम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। 349 में क्या बात कही गई है? भाषा से संबंधित विधियां और जो भी अधिनियम पारित किए जाएंगे, यानी कि जो संशोधन करते हैं, जो भी चेंज किया जाएगा, उससे संबंधित जो अधिनियम है वो 349 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 350 में जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, मतलब जो हमारी आम जनता है वो अपनी शिकायतें जो आवेदन के माध्यम से, यानी कि हम पत्र लिखकर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं, तो जन साधारण जो है अपनी शिकायतें
शिकायत पत्र जिस आवेदन में देगी उसकी भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। जो अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक मतलब हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो और दूसरी भाषाएं बोलते हैं और उनकी जो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या बहुत कम है, उनके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और 350 में ये कहा गया है कि जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए जो आवेदन देगी जनसाधारण, जो पत्र लिख कर देगी उसकी भाषा के बारे में, और जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने के बारे में बात कही गई है। तो 350 में क्या है, मातृभाषा में शिक्षा और जनसाधारण की शिकायतें जो देंगे उसके आवेदन के बारे में ये बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए भी उसे करना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि सरकार के क्या कर्तव्य बनते हैं और क्या दायित्व बनते हैं। मतलब सरकार का हिंदी के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, और उनका सरकार का ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो हिंदी का प्रचार करे, प्रसार करे और उसका विकास करे। ये सारी बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 351 में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या ये दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है। कि हिंदी का प्रयोग, इन्होंने ये पत्र जारी किया कि इन कामों के लिए हम हिंदी का, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी इन कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो ये अधिसूचना थी, ये उसका पत्र और ये दिनांक दिया हुआ है, पत्र संख्या दी गई है। और इसमें ये कहा गया था, ये आदेश कब जारी हुआ था, 1955 में आदेश जारी हुआ था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, अंग्रेजी के साथ साथ हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, संधियों एवं ऋणों के लिए। तो ये सब बातें कही गई थी। अतः स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए। मतलब संविधान में तो पूरी तरीके से अधिकार मिला हुआ है हिंदी को, लेकिन मैंने कहा ना कि धरातल पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है। किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है, और साथ में अभी मैंने बताया कि ये जो पत्र व्यवहार हैं, जितने भी जो काम है, ये सारे अंग्रेजी के साथ साथ या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में, यानी कि अंग्रेजी को अभी भी साथ में ले रखा है। तो वह स्थान नहीं मिला जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी दे दिया। परिणामतः क्या हुआ, अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। वो अंग्रेज भगत हैं, वो अंग्रेजी का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं, और हिंदी अपना वो स्थान और सम्मान नहीं पा सकी है जो कि इसे संविधान में दिया गया है। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद राजभाषा आयोग, बताए ना कि राष्ट्रपति द्वारा जो राजभाषा आयोग है वो उसका गठन करने के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा ये कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर यानी कि बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ कब हुआ, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, बाल गंगाधर खेर यानी कि बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। कौन सा अनुच्छेद में, 344 के अनुच्छेद के अनुपालन में। इसमें विभिन्न राज्यों के से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए। तो जो राजभाषा आयोग बना उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20।
आयोग ने अपनी कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की? 19 सिफारिशें प्रस्तुत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट वगैरह में ये लाइनें आपको हूबहू टीजीटी पीजीटी में रखी हुई मिल सकती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कब हुआ? 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। एक और है, इसमें ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा एक राजभाषा अधिनियम की बात भी हमने पीछे पढ़ी थी। तो ये तो था राजभाषा आयोग, आप ध्यान रखना, डिफरेंस देख लेना, ये राजभाषा आयोग था। और आगे हम बात करते हैं राजभाषा अधिनियम की। तो हमारा राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1976 में। पहला राजभाषा अधिनियम कब आया? 1976 में। उसके बाद तो कई राजभाषा अधिनियम आ चुके हैं। पिछली बार एक टीजीटी में पूछा गया था कि राजभाषा अधिनियम 1963 दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में 76 नहीं था, कुछ और ही सन थे। तो मैं कह रही हूँ ना, इसके बाद और भी कई सारे अधिनियम पारित हो चुके हैं, तो वहाँ आंसर था 1963। तो एक अधिनियम कब बना? 1976 में, और एक मैंने आपको बता दिया 1963 में। ठीक है। अब 1976 में जो राजभाषा अधिनियम बना था, इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। क्या था इसका? कि इसमें आज तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1976 में। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत क्या किया था कि भारत संघ के राज्य 3 वर्गों में बांट दिए गए थे। तो पहले वर्ग में कौन से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये हिंदी भाषी थे। ये सभी हिंदी भाषी थे। ये सभी क्या थे? हिंदी भाषी। और ख और ग और भी है, लेकिन वहाँ से इनमें क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। राजभाषा अधिनियम से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपका राजभाषा आयोग से आता है, जो कि 7 जून 1955 को बना, बाल गंगाधर BCG खेर की अध्यक्षता में बना। और ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है, 343 से लेकर 300 अनुच्छेद धारा 343 से 351 तक किसके बारे में कहा गया है? हिंदी के बारे में कहा गया है। और ये एक एक मैंने आपको करके बता दिया है। 343 के अनुसार ये कि हिंदी की भाषा, हमारे देश की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और 351 में क्या बात कही गई है? सरकार के कुछ दायित्व बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं कि वो हिंदी का प्रचार और प्रसार करे। 350 में जनसाधारण की शिकायतें हैं, और 349 में ये अधिनियम है, भाषा से संबंधित क्या है? अधिनियम है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। आप एक बार ढंग से फिर से इसे देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करना। धन्यवाद। एक दो बात हम और कर लेते हैं यहीं पर। जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो जो भी बच्चे हमारे साथ टीजीटी और पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो HPSC HSC की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे, तो मैं ये कहती हूँ कि केवल आप, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, वीडियो से आप समझे ज़रूर, एक बार वीडियो देख लें, लेकिन उसके बाद आप एक बुक को ज़रूर फॉलो करें। आप, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी बुक, आप कोई भी एक बुक ज़रूर मार्केट से परचेज़ कीजिए और उस बुक से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो आप एस्टेट वगैरह है ये तो आप निकाल लोगे। एस्टेट वगैरह में तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आजकल जो आयोग हैं वो ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो नॉलेज है वो केवल ऑब्जेक्टिव ही बनकर रह गई है। ऑब्जेक्टिव ही बनकर रह गई है, एक एक अक्षर ही उनको बोलना पसंद आता है। लेकिन अब देखना, HPSC ने सारा रिटर्न में कर दिया है, तो बच्चों के पास वर्ड पावर, शब्दों की शक्ति है ही नहीं, तो वो अपनी बातों को विस्तृत रूप से कैसे बताएंगे। इसके लिए मैं कहती हूँ कि कोई भी बुक आप ज़रूर पढ़िए, और जो बातें हमसे यहाँ छूट जाती हैं एक आधी, तो आप वहाँ से उन बातों
बातों को भी नोट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि पेपर सारा इसी में से बने। ये तो हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आज तक जितने भी हमने पेपर देखे हैं उनमें जहाँ से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और एक बार सारे टॉपिक तो हम करवा ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बुक को आप ज़रूर फॉलो करें। कोई भी मार्केट से आप हिंदी की एक बुक खरीद ले, बुक सारी बराबर होती हैं। एक ही बुक को पढ़ो, आप 10 बार पढ़ो, 10 बुक अलग अलग पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। तो लास्ट तक देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो मुझे इतना ही बताना था कि बुक को भी आप ज़रूर फॉलो करें, देखते रहें कि क्या कुछ रह गया है। धन्यवाद। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।